नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था। स्ट्रेन एनर्जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस। आज मैं अगला टॉपिक बताने वाला हूँ प्योर बेंडिंग। ठीक है, प्योर बेंडिंग दोस्तों। और आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पूरा पार्ट, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत आपका हेल्पफुल होगा दोस्तों। अगर डिप्लोमा लेवल का जो भी पीएसयू एग्ज़ाम है, आपका जेई का एग्ज़ाम है, एसएससी जेई हो गए, चाहे आरआरबी जेई हो, और अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज आप लोग को मैं क्या बताने वाला हूँ, प्योर बेंडिंग। देखिए दोस्तों, प्योर बेंडिंग होता कब है, प्योर बेंडिंग बोलते किसको है। प्योर बेंडिंग का केस आता है जब क्या हो, शियर फोर्स जीरो हो। प्योर बेंडिंग यानी शियर फोर्स जीरो, यानी जो टाउ का वैल्यू होगा आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इन प्योर बेंडिंग शियर फोर्स जीरो। शियर फोर्स क्या होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इन प्योर बेंडिंग शियर स्ट्रेस जीरो होता है। चलिए तो देखिए, तो प्योर स्ट्रेस जीरो, तो शियर बेंडिंग, एक इसमें जो रिलेशन चलता है एम बटा आई इजकल टू सिग्मा बी बटा वाई इजकल टू ई बाई आर। ये रिलेशन याद रखिएगा दोस्तों। फॉर प्योर बेंडिंग क्या होता है, एम बटा आई इजकल टू सिग्मा बी बटा वाई इजकल टू ई बाई आर। एम क्या हो गया दोस्तों, तो मोमेंट। ठीक है, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, जिस न्यूट्रल एक्सिस ले हमको जिस डिस्टेंस पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है वो डिस्टेंस हो गया। ई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। इस पूरा इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन। याद रखिएगा दोस्तों, एम बटा आई इजकल टू सिग्मा बी बटा वाई इजकल टू ई बाई आर। ये पूरा रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन। यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन। अभी देख, चलिए दोस्तों, तो आगे अब देखते हैं स्ट्रेस टेंसर। आपको हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें क्लियर आपको बताए हैं कि 3D बॉडी के लिए टोटल स्ट्रेस टेंसर की कितना होता है, तो टोटल 9 होता है। और मिनिमम इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर कितना होता है, तो 6 होता है। 3 नॉर्मल स्ट्रेस और 3 शियर स्ट्रेस होता है। तो देखिए, स्ट्रेस टेंशन इन बेंडिंग, प्योर बेंडिंग में स्ट्रेस टेंशन क्या होगा, तो मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि इन प्योर बेंडिंग शियर फोर्स के शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर, तो शियर स्ट्रेस वाला टर्म जीरो, तो प्योर बेंडिंग में स्ट्रेस टेंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन होगा। क्या, प्लस माइनस सिग्मा बी। ठीक है, याद रखिएगा, इन प्योर बेंडिंग स्ट्रेस टेंसर इज ओनली वन। ठीक है, क्या होगा, एक ही होता है। और स्ट्रेन टेंसर के बारे में पूछेगा तो स्ट्रेन टेंसर कितना होता है, 3 होता है। याद रखिएगा, केवल क्या 3 होता है, यानी वही नॉर्मल स्ट्रेन होता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि शियर स्ट्रेस जीरो, तो शियर स्ट्रेन भी क्या होगा, जीरो। याद रखिएगा, इन प्योर बेंडिंग स्ट्रेस टेंसर 1 और स्ट्रेन टेंसर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, स्ट्रेन टेंसर 3 और स्ट्रेस टेंसर 1 होता है। क्लियर। चलिए, तो बेंडिंग कब होगा, किसी मेंबर पर क्या होगा, उसके क्रॉस सेक्शनल यानी किसी पार्ट पर मोमेंट लगे। इफेक्ट ऑन विड्थ आफ्टर बेंडिंग, देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा जब बेंड करेगा कोई मेंबर, तो क्या होगा दोस्तों। तो मानते हैं ये हमारा क्या मेंबर है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ये दिखाया गया है। ठीक ना, ये मेंबर है मेरा, इसका क्रॉस, इस मेंबर का क्रॉस सेक्शनल व्यू ये है।
ये क्या है, विड्थ था और ये डेप्थ था। तो देखिए दोस्तों जब बेंड करेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए चेंज हो रहा है, विड्थ भी चेंज हो रहा है और आपका डेप्थ भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्लियर, क्या हो रहा है, विड्थ और डेप्थ दोनों चेंज हो रहा है। तो प्योर बेंडिंग में पहले हमको क्या एजम्पशन पढ़ना है। तो एजम्पशन क्या होता है प्योर बेंडिंग के लिए, प्योर बेंडिंग जो इक्वेशन होता है, यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन जिसको बोलते हैं, m/i बराबर सिग्मा b/y इक्वल टू क्या, E/r। क्लियर, एम क्या हो गया, मोमेंट हो गया, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसको बोलते हैं एट न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए मोमेंट के, बेंडिंग मोमेंट के वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो बेंडिंग मोमेंट होगा। प्योर बेंडिंग के केस में शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए एजम्पशंस क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन के लिए, तो पहले ही हम आपको बताए थे जब मटेरियल प्रॉपर्टी बता रहे थे, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताए थे, तो उसमें आपको बताए थे कि हम जो भी अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अगर आप वो इलास्टिक कांस्टेंट वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए दोस्तों, पूरा क्लियर आपको उसमें समझ में आएगा, मैं पूरा डिटेल्स उसमें बताया हूँ। तो देखिए एजम्पशन क्या होगा, तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, मटेरियल क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। मटेरियल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मटेरियल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, मटेरियल ओबेस हुक्स लॉ। मटेरियल क्या होना चाहिए, हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। हुक्स लॉ क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट ही हुक्स लॉ वैलिड होता है, एट इलास्टिक लिमिट पॉइंट पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर ही हुक्स लॉ जो होता है वैलिड होता है। क्लियर, तो देखिए मटेरियल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। मटेरियल जो है हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। मेंबर और बीम एज्यूम्स टू बी प्रिज्मेटिक, यानी कहने का मतलब क्या, जो भी मेंबर और या बीम होगा उसको प्रिज्मेटिक हमको एज्यूम करना चाहिए। प्रिज्मेटिक मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक ना, प्रिज्मेटिक बीम उसको बोलते हैं जिसका ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक बीम। तो मेंबर जो होगा हमको हमेशा, या बीम जो होगा हमको हमेशा एज्यूम क्या करना है, वह प्रिज्मेटिक है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो क्रॉस सेक्शन का प्लेन है उसको प्लेन ही मानेंगे बेंडिंग के बाद भी। क्लियर, अगला क्या है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक ना, जो स्ट्रेन होगा वाई जो है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चारों याद रखिएगा, पांचों। पहला क्या है, मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए, जो बीम हो या मेंबर हो उसको कैसा एज्यूम करना चाहिए, प्रिज्मेटिक, यानी एरिया जो हो कांस्टेंट हो। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, प्लेन ही होना एज्यूम करते हैं, और स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी स्ट्रेस होगा, सॉरी स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ स्ट्रेस होगा दोस्तों, गलती से लिखा गया है, वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। चलिए तब आगे देखते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ क्रिटेरिया होता है। ठीक है, देखिए तो m/i हम क्या पढ़े थे, बेंडिंग रिले जो इक्वेशन है, m/i बराबर सिग्मा b/y इक्वल टू E/r, पढ़े ना। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, केवल पूरा को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग यूलर्स बेंडिंग इक्वेशन, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। m/i क्या बोलेंगे, m/i इक्वल टू सिग्मा b/y, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। क्लियर, ये जो है इससे हमको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ के बारे में हम बताएंगे। क्लियर ना। अब एक टर्म याद रखिएगा, सेक्शन मॉडुलस, और एक होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है,
सेक्शन मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स, ठीक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंटू वाई मैक्स जो होता है। देखिए तो इस इक्वेशन को हम अगर और आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एम बटा सिग्मा बी बराबर का आई बटा वाई। तो सिग्मा बी मैक्स क्या हो जाएगा, यानी आई मैक्स बटा वाई। तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, सेक्शन मॉडुलस। आई बटा वाई को हम बोलेंगे सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है? यानी आई बटा वाई क्या हो गया मेरा, सेक्शन मॉडुलस बोलता है। यानी सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगा उससे अगर भाग करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उसको सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। याद रखिएगा, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ। एक होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है सेक्शन मॉडुलस इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। मोमेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, एम आर जो होता है सिग्मा परमिसिबल इंटू क्या, जेड, यानी जेड। देखिए सेक्शन मॉडुलस को जेड से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक ना, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या हो जाएगा, एम बटा आई इजकल टू सिग्मा बी बटा वाई, याद रखिएगा। और सेक्शन मॉडुलस आई बटा वाई मैक्स। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा परमिसिबल इंटू सेक्शन मॉडुलस। ये तीनों रिलेशन याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, जो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्योर बेंडिंग के वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या हो जाएगा, एम बटा आई इजकल टू आई इंटू वाई। सिग्मा बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बटा आई इंटू वाई, हो जाएगा ना। तो देखिए तो आई क्या है मेरा, किसी भी मेंबर के लिए आई कांस्टेंट, मोमेंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। सिग्मा भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बेंडिंग जो स्ट्रेस डेवलप होगा मेंबर में इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ क्या, मटेरियल। मटेरियल के लेंथ जो है, बीम जो है, मेंबर जो है, उसके क्या होगा, लेंथ के इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। डिपेंड किस पर करता है, तो न्यूट्रल एक्सिस ले जो जिस डिस्टेंस पर हमको निकालना है केवल वाई पर डिपेंड करता है बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि वह ना तो उस मटेरियल पर डिपेंड करता है और ना ही उस मटेरियल के लेंथ पर डिपेंड करता है। जिस मेंबर का हमको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस है, न तो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है और ना ही उसके लेंथ के, ठीक ना। अब चलिए एगो हम क्या देखे थे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देखे थे, क्या चीज, एम बटा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एम बटा आई इजकल टू सिग्मा बी बाई वाई। उसी तरह एक है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, एम बटा आई बराबर ई बाई आर। एम बटा आई इजकल टू क्या होता है, ई बाई आर होता है, उसको बोलते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि इस रिलेशन से हम क्या निकालेंगे, रिजिडिटी, माने किसी भी मेंबर का रिजिडिटी फाइंड करेंगे वो कितना रिजिड है। तो एम बटा आई इजकल टू ई बाई आर जो होता है रिजिडिटी क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ से एक आएगा हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी टर्म आता है, याद रखिएगा। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, ई इंटू आई। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो होता है ई इंटू आई, एंड ई इंटू एम इंटू आर इजकल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू आई। इसको हम बोलते हैं ई आई को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, FLEXURAL। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो गया, ई आई। एक पढ़े थे हम सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बटा एन आई बटा वाई। अब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो गया, ई इंटू आई। ई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई हो गया सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो ई बटा ई आई क्या हो गया, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, तो रिजिडिटी क्राइटेरिया इसको बोलते हैं एम बटा आई बराबर ई बाई आर। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किसको बोलते हैं, ई आई। डायरेक्ट आपको अब पूछेगा कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डिफाइंड है, 4 ऑप्शन दे देगा, ई आई, आई बटा वाई, ई बटा आई।
क्या होता है फ्लैक्चर रिजिडिटी, ई इंटू आई। क्लियर। अब देखिए दोस्तों कुछ कुछ मेंबर का हम जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस ये सब देख लेते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन अगर क्रॉस सर्कुलर है, डायमीटर क्या है 5, तो एरिया तो π/4 का जानते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग क्या होगा, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया πd4/64 होता है। ये आई एक्सिस के एक्सिस या वाई एक्सिस के क्या होगा, बराबर होगा कितना, π/64 d⁴। याद रखिएगा दोस्तों, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्या होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया πd4/64। अब सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या बताए थे, सेक्शन मॉडुलस INA/y होता है ना। y क्या होगा, इसे डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस कितना, मान लीजिए इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर निकालना है तो क्या होगा, तो y का वैल्यू लेंगे d/2, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो i का वैल्यू क्या था πd4/64 d/2 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा πdq/32। तो याद रखिएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है πd4/64। सेक्शन मॉडुलस क्या आ जाएगा, जेड जिसको जेड से डिनोट करते हैं x और y के अलोंग, तो πdq/32। क्लियर है, याद रखिएगा सेक्शन मॉडुलस πdq/32। अब देखिए एक होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दोनों का यानी जेड एक्सिस के अलोंग पूछेगा, तो जेड एक्सिस के अलोंग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस वाई एक्सिस के अलोंग दोनों को जोड़ेंगे तो जेड एक्सिस के अलोंग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसको आईपी से डिनोट करते हैं, तो πd4/32 हो जाएगा। क्लियर, ये टर्म याद रखिएगा दोस्तों, सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया πd4/64, सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा πdq/32। और पूछेगा कि सर्कुलर सेक्शन के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो πd4/32। और पोलर सेक्शन मॉडुलस पूछेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्रॉस, तो πdq/16। क्लियर, चारों टर्म याद रखिएगा। πdq/16 क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस एट पोलर एक्सिस, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है πd4/32। कैसे आया, तो दोस्तों आई एक्सिस के लॉन्ग आई वाई एक्सिस के लॉन्ग दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के एक्सिस के लॉन्ग बराबर होता है, πd4/64 प्लस πd4/64 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा πd4/32। अब उसका पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो d/2 से डिवाइड कर देंगे तो πdq/16। ये था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब अगर आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो क्या होगा, तो देखिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का याद रखिएगा, एरिया हो गया स्क्वायर, इसके अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है मोमेंट इनर्शिया A4/32 सॉरी A4/12 होता है ना जी। और पोलर तो सेक्शन मॉडुलस क्या आ जाएगा, A/2 से डिवाइड कर देंगे तो AQ/6। याद रखिएगा दोनों क्या होता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो A4/12 और सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो AQ/6। उसी तरह अब रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो अगर इसको हम माने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो देखिए जिस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है उसके पैरेलल जो साइड है बी है, तो इसका जो है जो कहते हैं लेते हैं BDQ/12। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो BDQ/12, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो DBQ/12 हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा BDQ/12, यानी जिस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है वो उसके पैरेलल जो साइड है उसको जेम कहते हैं लेते हैं, अपोजिट एक्सिस का क्यूब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो BDQ/12, वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो DBQ/12। अब सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो देखिए तो सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो D/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा BDQ/6 हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो B/2 से डिवाइड करेंगे यानी DB²/6 हो जाएगा। ये डाटा याद रखिएगा। उसी तरह आपका ट्रायंगुलर है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, ट्रायंगुलर है
तो उसका क्या होगा, देखिए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर मान लेते हैं क्या है इसका जो है, अगर बेस नीचे है बी है तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस जो आई निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बी एच क्यू बाई 36 हो जाएगा। ठीक है, एच क्या है, इसकी हाइट हो गया, बी एच क्यू बाई 36। इसका सेंट्रोइड क्या होता है, ऊपर से 2h/3 पे होता है, नीचे से h/3, याद रखिएगा ये जो होता है नीचे से h/3 और ऊपर से 2h/3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 36 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 36 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ क्यू एच पर जो होगा पावर 3 होगा, बी एच क्यू बाई 36 हो जाएगा। वहीं अगर बेस के लॉन्ग पूछता तो बेस के लॉन्ग क्या होता है, बी एच क्यू बाई 12 हो जाता है। ठीक है, बेस के लॉन्ग कितना हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 12, याद रखिएगा। अगर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस के लॉन्ग बी एच क्यू बाई 36, बेस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 12। तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा बी एच स्क्वायर बाई 24, इसका आ जाएगा बी बेस के लॉन्ग बी एच स्क्वायर बाई 12। क्लियर है, तो याद रखिएगा। उसी तरह अगर शेप ऐसा रहा, ठीक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो देखिए, तो जब ऐसा शेप रहा और चारों साइड बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया A4/12 और जेड क्या हो जाएगा, AQ/6√2, याद रखिएगा इसको वैल्यू को। अगर आपका इलिप्स है तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होता है, पाई A इंटू बी, ठीक ना। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग पाई A/B/Q/4, ए हो गया मेजर एक्सिस, बी हो गया माइनर एक्सिस। ये पूरा डाटा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब मान लीजिएगा आपका एक है जो क्या चीज़, ये जो है आपका है बेस जो हो गया, न्यूट्रल एक्सिस जो है इक्विवेलेंट, अगर न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, जैसे सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं ना, तो किसी चीज़ का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो वाई बार जो होगा क्या होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस बटा में A1 A2 सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मान लीजिए कि शेप दे दिया, अलग अलग शेप दे दिया है, ट्रायंगुलर शेप हो गया और इस पर दे दिया एक रेक्टेंगल, और इसका कहेगा ओवरऑल जैसे आई सेक्शन है, ठीक, आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट कर लेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लेंगे। इसका पहले न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे, इसका न्यूट्रल एक्सिस और इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रॉइड। अब तीनों का इक्विवेलेंट सेंट्रॉइड निकालेंगे, तो मान लीजिए इसका Y1 हो गया, इसका Y2, इसका Y3। अब ये तीनों का मिला के एगो करेंगे कहाँ न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मान लीजिए जैसे आई सेक्शन हो गया आपका, आई एक्सिस हो गया, आई के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसको अगर फर्स्ट मान दे, इसको सेकंड, इसको 3, अगर कहाँ पर लाई करेगा इसका न्यूट्रल एक्सिस, कैसे निकालेंगे, तो इसका मान लेते हैं Y1 है, इसका Y2 हो गया, इसका Y3, अलग अलग तीनों का निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद तीनों को कंबाइन करके निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो वाई बार जो हो जाएगा A1 Y1, यानी इसका एरिया इंटू इसका न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है, A1 Y1 किसी को बेस मान के न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक ना। तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देंगे, तो ओवरऑल इसका क्या हमारा निकल जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। क्लियर। उसी तरह जब इसका न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा तो अब इसको हमको इसका ओवरऑल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आई सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका पहले अलग अलग तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो आई एन ए जब पूरा का निकालेंगे, आई एन ए फर्स्ट इंटू A1 इंटू A1 स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया इंटू इससे न्यूट्रल एक्सिस ले डिस्टेंस कितना है उसका सेंट्रॉइड का, वो निकाल के गुणा करते हैं, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा, कैसे कंबाइन करके निकालते हैं। कभी यूज पढ़ सकता है लेकिन
वन डे एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, आपको यहीं तक सीमित रखेगा। क्लियर है कि इक्विवेलेंट न्यूट्रल एक्सिस निकालने के दे सकता है। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अब जो है मेथड ऑफ मेकिंग ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोडिंग। अगर ट्रांसवर्स शियर लोडिंग में कैसे बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, जैसे देखते हैं आप लोग जब भी कहीं देखे होंगे, अगर जैसे छत की ढलाई होती है तो जो बीम निकालते हैं, कहीं पर बीम को एकदम सीधा रखते हैं, कहीं कर्व रखते हैं। तो कैसे रखते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग देखते हैं कि उस पर माने कैसे यूनिफॉर्म जो है स्ट्रेंथ वो मेंटेन करे, ठीक ना। तो दो कंडीशन होता है दोस्तों। एक कंडीशन होता है कि उसका डेप्थ जो है कांस्टेंट रखते हैं और विड्थ को क्या करते हैं, वैरी कराते हैं। डेप्थ को देखते होंगे कहीं बीम निकला हुआ है तो बीम में आगे जा क्या होता है, पतला हो जाता है। छज्जा पर आप देखते होंगे ना जी, तो बीम क्या होता है, आगे जाके से पतला हो जाता है, कहीं कहीं क्या होता है एकदम बराबर निकालते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दो कंडीशन में जो होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होता है बीम का। जब ट्रांसवर्स शियर लोड लगे तो मान लीजिए लोड देंगे कैसा है, उस पर ट्रांसवर्स शियर लोड ना होता है। तो जब ट्रांसवर्स शियर लोडिंग है, दो मेथड है जो किसी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में हम बना सकते हैं। पहला क्या हो गया कि कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट, यानी उसका डेप्थ क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और विड्थ को क्या करेंगे, वेरी कराएंगे। तो कैसा वेरिएशन होता है दोस्तों, लीनियर वेरिएशन होता है। यानी विड्थ जो होगा बी जो होगा वी एक्स, एक्स के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी बी बाई एल इंटू एक्स। बी क्या हो गया, इसका डेप्थ हो गया, ठीक। एल हो गया पूरा लेंथ इसका, और एक्स क्या हो गया, उसका विड्थ जो वेरी करें, कितना डिस्टेंस पर हमको कितना उसका हम डेप्थ लेंगे, वो चीज़ आपको मेजर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, लीनियर वेरिएशन होता है कब, जब डेप्थ को कांस्टेंट रखेंगे और विड्थ वेरी करेगा, तो उसका रिलेशन होता है बी बाई एल इंटू एक्स। कैसा वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन होता है, याद रखिएगा। यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी डेप्थ को कांस्टेंट रखेंगे और विड्थ को वेरी कराएंगे तो लीनियर वेरिएशन होता है, याद रखिएगा इस रिलेशन को। अब उसी तरह यहाँ पर क्या रखे थे, डेप्थ को कांस्टेंट और वेरी क्या करा रहे थे, विड्थ। अब क्या करेंगे, दूसरा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाने का क्या है, विड्थ को कांस्टेंट रखेंगे और डेप्थ क्या करेंगे, वेरी कराएंगे। तो कैसा रिलेशन आता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है, ठीक है। देखिएगा जो बीम बनता है कर्व होता है, एक लीनियर वेरिएशन होता है। तो अगर डेप्थ को वेरी करा रहे हैं, विड्थ को कांस्टेंट रखे हैं, तो कैसा वेरिएशन होगा, तो जो डेप्थ वेरी कर रहा है करा ना, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स अपॉन एल इंटू डी होता है, ठीक है। क्या होता है, केवल रूट अंडर एक्स अपॉन एल और डी जो होता है बाहर होता है, ठीक है। डी हो गया उसका इनिशियल डेप्थ जो होता है। क्लियर, यानी कैसा वेरिएशन होगा, पैराबोलिक वेरिएशन, याद रखिएगा। जब डेप्थ को वेरी कराएंगे विड्थ कांस्टेंट रखेंगे तो पैराबोलिक वेरिएशन होगा। अगर विड्थ वेरी करेंगे डेप्थ कांस्टेंट रहेगा तो लीनियर वेरिएशन होगा। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसका वीडियो का लिंक का जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।